नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्योग्राफी के इस महत्वपूर्ण सेशन में, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आज भारत के भूगोल के बारे में। ध्यान सुनिएगा सभी लोग, आज के सेशन में हमारे पास में कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनकी सारी की सारी जानकारी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है, सारी बात हम लोग करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा भारत का नामकरण किस प्रकार से किया गया है, भारत की स्थिति विश्व के मानचित्र पर कैसी है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार किस प्रकार से माना जाता है। फैक्चुअल प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। भारत की सीमाएं दो प्रकार की होती हैं, एक स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा। भैया जलीय सीमा तुम पुरानी वाली रटे जा रहे हो, अपडेट हो चुका है डेटा, सरकार की तरफ से अपडेशन मिल चुका है कि तटवर्ती सीमा में लगभग 49% की वृद्धि हुई है। ये अपडेशन डेटा मैं आप सभी को बताऊंगा, जुड़े रहे सभी लोग। अंक्लॉज समुद्री कानून, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, समुद्र की कानून की संधि क्या है, भारत के संदर्भ में बात करेंगे। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, एक पड़ोसी देश को तो भी आपने देखा ही होगा, नालायक मान ही नहीं रहा, आतंकवाद से उसका बाहर ही नहीं आ पा रहा है, इसको भी बताऊंगा क्या कहानी है। और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जिनमें आप लोगों ने सुना होगा रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंट रेखा, और दो और महत्वपूर्ण जैसे कि एलओसी और एलएसी, इनके बीच में क्या मतभेद है और ये कहां पर खींची गई है, सारी की सारी मैपिंग आप सभी को कवर हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सभी लोग जुड़े रहे हैं। प्रारंभ करते हैं भैया भारत के नामकरण से। पहला जो हमारा मुख्य बिंदु होता है कि सर हमारे पास में तीन चार नाम है। पहली कहानी है आर्यवर्त। सर आर्यवर्त शब्द क्यों आता है भारत के लिए, आर्यों की भूमि के लिए। ऐसा हम कहते हैं ना कि भारत में जो वैदिक सभ्यता का विकास किया वो आर्यों ने किया। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, आर्यवर्त। दूसरा नाम है हिंदुस्तान। ये नाम किसके द्वारा दिया गया है, पारसियों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा दिया गया था हिंदुस्तान, क्लैरिटी है। इंडिया, इंडिया शब्द के पीछे ग्रीक लोग, यूनानी लोग, यूनानी का मतलब समझ रहे हो ना, वो सिकंदर, ये सारे लोग जो आए थे वो यूनानी थे, यवन थे। ये लोग ने ही सिंधु को इंडस रिवर कहा, क्या बोला, सिंधु को क्या कौन सी रिवर नाम दिया है, इंडस। और इसी इंडस से शब्द व्युत्पन्न हो रहा है इंडिया, अर्थात भारत का नाम इंडिया पड़ा। परंतु जो हमारा सबसे चहीता नाम है उसका नाम है भारत। अब इस भारत के नाम के पीछे भी कई सारे प्रमुख कारण बताए जाते हैं अलग अलग कथानकों में, अलग अलग साहित्यों में। जैसे कि जब आप अभियान शकुंतलम पढ़ोगे, कालिदास जी के एक नाटक के अंदर में आपको शकुंतला और दुष्यंत की कहानी देखने मिलती है। उनका एक पुत्र था भरत, ये आगे चलकर बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बना, तो ऐसा कहा गया कि भरत की यही भूमि भारत कहलाई। कुछ लोग कहते हैं कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे आदरणीय ऋषभ देव जी, इनकी भी एक संतान थी भरत, उनके नाम पे भरत की इस भूमि को भारत कहा गया। कुछ कुछ लोग भगवान श्री राम के भ्राता श्री के नाम पर भी, भरत के नाम पर भी भारत नाम की कहानी सुनाते हैं। एक नाम और आता है जम्मू द्वीप पे, आपने सुना होगा, श्री 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 आर्यवर्ते जम्मू द्वीप भारतवर्ष है। सर ये जम्मू द्वीप क्या है, पहले के समय पर ऋषि मुनियों को भी दुनिया की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान था, और दुनिया के जितने वर्तमान में 7 महाद्वीप आप जानते हो आज, इनके भी कई सारे पुराने नाम थे। जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा, जब नॉर्थ अमेरिका जहां आप देख रहे हो, इसे क्रॉन्च द्वीप कहा जा रहा था। साउथ अमेरिका को पहले के समय पर पलाशका द्वीप कहा जा रहा था, याद रखना, ये नई बात बता रहा हूं। जो आज वर्तमान के 7 महाद्वीप हैं या अलग अलग महाद्वीप हैं, इनके पुराने अलग अलग नाम थे। अफ्रीका को पुष्कर द्वीप के रूप में जाना जा रहा था, शक द्वीप के रूप में यूरोप को जाना जा रहा था। भैया हमारा जो एशिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप को जम्बू द्वीप के रूप में जाना जाता है। इस जम्बू द्वीप में कई सारे देश थे, और इन देशों के अंदर में हमारा एक देश था जिसको हम भारतवर्ष के रूप में जान रहे हैं। सर ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो ये जानकारी हमें पुराणों से मिलती है, कई सारे साहित्यों से मिलती है, कई सारे वेदों से मिलती है, जो मैंने आपको सारी कहानी बताई, ठीक है। अगर अब नामकरण समझ में आ चुका है, तो अब दूसरा प्रश्न निकल के सामने आता है, सर भारत की स्थिति कहां है। अगर हम विश्व के मानचित्र पर, वर्ल्ड के मैप पे भारत को खोजने जाएं, तो हमें भारत कहां मिलेगा, तो बड़ा कंफ्यूजन है। यह है भारत का पूरा विश्व का मानचित्र। एक याद रखना, एक अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके उत्तर में भारत हमको देखने मिल रहा है, और जिस महाद्वीप में भारत है, इस महाद्वीप का नाम है एशिया। जो दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से भी बात कर लो और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बात कर लो, तो सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम क्या है, एशिया महाद्वीप, इसी का पार्ट आता है। सर परंतु ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं कि सर एशिया महाद्वीप में भारत है, इंडिया है।
कहीं ना कहीं तो होगा ना, कहीं ना कहीं तो उसका संबंध आपको देखने मिलेगा ना। तो इसलिए हमें एक बेसिक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से सुनते जाना। हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, अक्षांश रेखा को और देशांतर रेखा को। जब आप भारत के या पृथ्वी के ग्लोब को देखते हो तो ग्लोब के ऊपर में कई सारी रेखाएं मानव ने खींची। ये सारी रेखाएं काल्पनिक है, मानव ने खींची हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। क्यों खींची? हमारे अध्ययन के लिए। और इन सभी रेखाओं में जो ये क्षैतिज रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं हम लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश रेखा। और जो ये ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं, इन ऊर्ध्वाधर रेखाओं को कहते हैं अपन लॉन्गिट्यूड अर्थात देशांतर रेखा। सर इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है? जब आप किसी भी देश की स्थिति के बारे में बताना चाहते हो तो वास्तव में उस देश के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को सुना दो कि एक कोई देश फलाना फलाना अक्षांश से फलाना फलाना अक्षांश के बीच में है, ये देश फलाना फलाना देशांतर से फलाना फलाना देशांतर के बीच में है, तो आपको सामने उस देश की वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास में महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन कौन सी है, क्योंकि भारत के साथ में इनमें से सबका तो नहीं, किसका संबंध होगा ये मेरे को तुम लोग बताओगे? बताओगे नहीं बताओगे? सर हम नहीं बताएंगे, हम तो आज पहली बार पढ़ रहे हैं। अरे पहली बार पढ़ रहे हो तो बता तो रहा हूं, आंसर तो करना पड़ेगा ना, कमेंट सेक्शन में आंसर तो करना पड़ेगा ना। आंसर ही नहीं करोगे तो मेरे को तो एग्जाम देना नहीं है, तुम लोग को एग्जाम देना है। तो 5 अक्षांश रेखा या 5 चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है इस पूरे पृथ्वी के मानचित्र पर। सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी के मध्य में से गुजरती है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी को हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, इसे इक्वेटर भी कहते हैं, इंग्लिश में विषुवत रेखा कहते हैं, और यही क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगा मैं अभी फोटो दिखाकर कि भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है कि भैया दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है। आपको सभी का क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे हिंदी में कहते हैं मकर रेखा, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तो आपको पता भी होगा, परंतु क्या आप जानते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। ये आप सभी को पता चल गया। सबसे मेन बात जो यहां पर बिल्कुल है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये है पृथ्वी के 2 ध्रुव, ये है नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। सर आपने इतनी सारी कहानी सुना दी, इसका भारत की ज्योग्राफी से, भारत के विस्तार से क्या संबंध है? क्या मान के चले, हम क्यों पढ़े इसको? तो पढ़ना कुछ नहीं है। जरा इस जगह पर देखो, जो रेड कलर का आपको देखने मिल रहा है वो भारत है, और तुम्हें मुझे बस इतना बताना है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है कि दक्षिणी गोलार्ध में आता है। तो ये कैसे आप मानोगे? तो भैया आपको 0 डिग्री को स्टडी करना पड़ेगा। अगर 0 डिग्री के उत्तर में भारत है, मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध का नदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है, और वास्तव में ध्यान से देखो पूरा का पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। अब फिर एक प्रश्न निकल के सामने आएगा, सर जो आपने कई सारी रेखाएं बताई, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुव, फलाना ध्रुव, भारत से कितने गुजर रहे हैं? तो याद रखना, भारत से जितने भी नाम मैंने आपको बताए, पर्टिकुलरली बस एक रेखा गुजर रही है। उस एक रेखा का नाम कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जरा ध्यान से देखो, ये वाली जगह से गुजरी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको अपन ने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नाम दिया था। अरे कॉमन सेंस कहता है अगर भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है तो मकर रेखा तो होगी ही नहीं ना, क्योंकि मकर रेखा कौन सी थी? 23.5 डिग्री साउथ को ही हम क्या कह रहे थे? मकर रेखा, तो हो ही नहीं सकती है। वैसे ही 66.5 डिग्री साउथ को हम क्या बोल रहे थे? अंटार्कटिक वृत्त, हो ही नहीं सकता है। भारत दक्षिण में है ही नहीं, तो दक्षिणी ध्रुव का तो कोई संबंध ही नहीं है। तो भारत की रेखा का मतलब संबंध किससे है? कर्क रेखा के साथ में है, ना आर्कटिक वृत्त से, ना ऊपर आपके उत्तरी ध्रुव से। याद रख पाओगे? अब मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि ये 8 राज्यों से होकर गुजरेगी कर्क रेखा। एक काम करो, सुन ही लो सारे लोग, 8 राज्य कौन कौन से इसी क्लास में रट लेना। पहली कहानी, सबसे पहला आपको देखने मिलेगा गुजरात राज्य। कौन सा राज्य? गुजरात। गुजरात के बाद में कर्क रेखा पर अवस्थित है राजस्थान,
बहुत छोटी सी रेखा कर्क रेखा सबसे कम यहीं से गुजर रही है। उसके बाद में आपको देखने मिल जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, उसके बाद में आपको देखने मिल जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद में आपको देखने मिल जाएगा झारखंड, उसके बाद में आपको देखने मिल जाएगा भैया रोशोगुल्लो वाली जगह मतलब पश्चिम बंगाल, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और मिजोरम, दो राज्य आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने मिल जाएंगे, 6 पहले से थे। तो ओवरऑल संख्या कितनी हो गई भैया? 8 स्टेट ऐसे हैं भारत के जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, कर्क रेखा इनसे पास होती है। कितना आसान है, कितनी कठिन चीज थी, परंतु जैसे ही मैपिंग के माध्यम से आपने समझी, सारी की सारी बातें याद आ गई। क्लैरिटी है जगह पे, इसीलिए मैंने आपको अभी यहाँ पर क्या बताया था, अक्षांश और देशांतर की कहानी बताई थी। क्लैरिटी है। अब मैं थोड़ा देशांतर वाली जगह पर जाता हूँ। आंसर तुम्हें करना है अक्षांश। देशांतर मतलब कैसी रेखा? जो ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई है। क्लैरिटी, जरा इस पर थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वापस बोर्ड पे चित्र बना के रखा है मैंने। ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, जरा ध्यान से देखना, ये पृथ्वी की कहानी इस वाली जगह पे, ठीक है। ये एक देशांतर है, ये एक देशांतर है, ये एक देशांतर है, कैसे देशांतर है सर? ओवरऑल देशांतर की संख्या ग्लोब पर कितनी है? तो आंसर है 360 है। कितनी है? 360। सर क्या इसमें भी 0 डिग्री देशांतर होता है? हाँ होता है। सर कहां पर है 0 डिग्री देशांतर? यहां पर कहां पर है? ये देखो ध्यान से, ये गुजर रहा है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर सर यहीं से क्यों गुजर रहा है? क्योंकि जिन समझदारों ने, वैज्ञानिकों ने 0 डिग्री देशांतर को स्थापित करा, जहां पर इसकी रिसर्च चल रही थी, उस जगह का नाम था ग्रीनविच वेधशाला। क्या नाम था? ग्रीनविच वेधशाला। सर ये वेधशाला कहां पर अवस्थित है? ये वेधशाला इंग्लैंड में, इंग्लैंड की राजधानी का नाम क्या है? लंदन। यहां पर नदी का नाम क्या है? जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो इंग्लैंड या लंदन शहर है, ये कौन सी नदी के किनारे पर? ये आपकी जिम्मेदारी है, जल्दी से कहीं से भी पढ़ के, कहीं से भी करके बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि लंदन कौन सी नदी के किनारे पर है। इसी लंदन में ये वेधशाला अवस्थित थी। इसी वेधशाला के ऊपर से जो रेखा गुजर रही थी, तो वैज्ञानिकों ने कहा हम इसी को देशांतर, 0 डिग्री देशांतर मान लेते हैं। अब इस देशांतर, 0 डिग्री देशांतर ने पृथ्वी को दो भागों में बांटा, एक पूर्वी भाग ईस्ट और दूसरा पश्चिमी भाग वेस्ट। अच्छा, अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश ने पृथ्वी को दो भागों में बांटा था, उत्तरी और दक्षिणी। अब कौन से भाग हो गए? पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, फिर से क्वेश्चन वही रिपीट, भारत कौन से गोलार्ध में है देशांतर की दृष्टि से? तो आप बोलोगे सर भारत तो ये दिख रहा, ये रहा, ये हम कहाँ हैं? 0 डिग्री के पूर्व में अवस्थित है। मतलब देशांतर की दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध का हिस्सा है? पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। अक्षांश की दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध का हिस्सा है? उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। और भैया ये केवल शब्दों को समझाने के लिए मैंने इतनी सारी कहानी आपको सुनाई, क्योंकि रटना नहीं है, समझना है। समझी हुई चीज आपको अनंत काल तक के लिए, आपका कितना ही बार पुनर्जन्म हो जाएगा, परंतु आप याद रखोगे कि ज्योग्राफी पढ़ी थी हम लोगों ने ऑनलाइन में, तो याद आ गई, भले कितने भी आपके जन्म हो जाएंगे। क्लैरिटी है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको बताया। अब हम टिपिकल बात करेंगे, सर कौन से अक्षांश से कौन से अक्षांश, कौन से देशांतर से कौन से देशांतर के बीच भारत है। तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मैप आपके सामने यहां पर बना के रख दिया है मैंने, ध्यान से देखना, सारी चीज बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो भैया, अगर अपन बात करें अक्षांश की, पहले हम किसकी बात करेंगे? पहले अक्षांश की। आप सभी को पता है अक्षांश कैसी रेखाएं भैया? क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं मतलब हॉरिजॉन्टली लाइनें ऐसे खींची गई है, ठीक है। तो अगर अपन भारत के टॉप मोस्ट पॉइंट, उत्तरतम क्षेत्र को देखें, तो यहां से एक रेखा गुजर रही है ऐसी, ये गुजर गई। सर यहां पर क्या, कौन सी डिग्री होगी? तो आंसर है यहां पर विद्यमान है 37 डिग्री 6 मिनट, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। उत्तरी के लिए यहां पर क्या लगा दोगे? एन लगा दोगे, ठीक है। ये भारत का उत्तरतम क्षेत्र माना जाता है। सर ये जगह कहां पर आ रही है? तो आप सभी को पता है यहां पर एक यूटी अवस्थित है, लद्दाख। अब यहां पर आता है जम्मू कश्मीर। 2019 से पहले ये जम्मू कश्मीर लद्दाख एक राज्य थे, अब इनको दो भागों में यूटी के रूप में तोड़ दिया है। अब सबसे उत्तरतम बिंदु लद्दाख यूटी में आता है। सर लद्दाख की राजधानी बता दोगे क्या? हाँ भैया, लेह आती है। सर लेह कौन सी नदी के किनारे पर है? तो आंसर है सिंधु नदी के किनारे पर है। सर सिंधु नदी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है, और इसी सिंधु नदी के कारण पे इंडिया नाम, इंडस के कारण इंडिया नाम पड़ा। और याद रखना, एक संविधान की बात बता रहा हूं तुमको, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन में समझ में आएगा। आर्टिकल नंबर जब 1 पढ़ोगे तुम, अनुच्छेद नंबर 1 पढ़ोगे, तो वहां पर भारत के केवल 2 नामों को सपोर्ट किया गया है।
वहां पर जम्मू द्वीप, वहां पर आर्यवर्त, वहां पर हिंदुस्तान की व्याख्या नहीं है, शब्द का मतलब वहां पर वर्णन नहीं है। वहां पर दो नाम दिए गए हैं, एक है इंडिया और दूसरा क्या है, भारत। आर्टिकल नंबर कौन सा, 1 में। तो भैया हमने ज्योग्राफी को पॉलिटी से करेक्ट कर दिया। इतना तुम थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे ना डेप्थ, तुम्हारे दिमाग में भी ये इनसाइट डेवलप हो जाएगी। चलो अपन आते हैं अपने मुख्य विषय वस्तु पर। अक्षांश रेखा कौन सी है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। सर भारत का दक्षिणतम जो क्षेत्र है, अगर दक्षिणतम बिंदु अगर अपन माने या अक्षांश रेखा माने तो वो कौन सी होंगी। तो यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखना है। भारत के दक्षिणतम क्षेत्र के लिए थोड़ा विवाद होता है। विवाद क्या है कि दो चीजें दक्षिण में है, एक तो होती है मुख्य भूमि का दक्षिणतम क्षेत्र और एक होता है संपूर्ण भारत, टोटल इंडिया। टोटल इंडिया में कौन शामिल है, द्वीप समूह भी शामिल है। ये क्या कहानी है। मुख्य भूमि का मतलब होता है द्वीप नहीं, ये मुख्य भूमि है जो आपके सामने बनी है ना, ये मुख्य भूमि है। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये पूरी क्या है, मुख्य भूमि है। अपन परंतु पूरे संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत में इसके अलावा, मुख्य भूमि के अलावा हमारे पास में दो क्या आते हैं, अगर यहां पर से कर दूं तो दो क्या आ रहे हैं आपके सामने, द्वीप समूह भी आ रहे हैं। एक द्वीप समूह का नाम क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और यहां पर कौन सा है भैया, लक्षद्वीप समूह। कौन सा है, लक्षद्वीप समूह। और अगर आप देखा जाए तो अंडमान निकोबार का विस्तार थोड़ा दक्षिण में है। यहां पर कौन सा राज्य है दक्षिण में, तमिलनाडु। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कई सारे लोग बोलते हैं कन्याकुमारी है। यहाँ की जो कन्या है वो कैसी है, कुमारी है। या कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर केप केमोरिन नाम की एक जगह है और वही भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। परंतु इससे भी नीचे है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में सर कौन सी जगह, अंडमान निकोबार में बिल्कुल यहाँ पर विद्यमान है, याद रखना, एक जगह जिसका नाम है ग्रेट निकोबार द्वीप। क्या नाम है, ग्रेट निकोबार। और इसी जगह पर वो पाया जा रहा है इंदिरा पॉइंट। यहां पर है इंदिरा कॉल, यहां पर कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु। 2004 में क्या आई थी, सुनामी आई थी भैया। दुनिया में हाहाकार मच गया था हिंद महासागर की सुनामी से। उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा था। उस सुनामी से ये जो ग्रेट निकोबार पर पाया जाने वाला इंदिरा पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट था, ये जलमग्न हो गया था, डूब गया था। अरे भैया बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि वहां के लोग विस्थापित होना पड़ा, वहां के लोग को वहां से निकालना पड़ा। सोचो कितनी जन धन और अवसंरचना की हानि हुई होगी। अपन आगे समझेंगे उस सुनामी के बारे में, बस इतना याद रखो। तो आपके दक्षिणतम पॉइंट दो हैं, एक मुख्य भूमि का और एक कौन सा हो गया भैया, आपके अंडमान निकोबार, मतलब संपूर्ण भारत का। सर तो अगर हमको दो पॉइंट आपके सामने आपने हमको बता दिए हैं, तो हमें अक्षांश रेखा कितनी याद रखना है, तो अक्षांश रेखा भी दो होंगी। कितनी होंगी, दो होंगी। अगर आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूं तो इधर वाली जगह पर देखो, यहाँ पर क्लैरिटी के माध्यम समझ में आएगा। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो ये है तमिलनाडु वाला, ये है 8 डिग्री 4 मिनट। क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तर में कौन सा था, 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पर कौन सा है, 8 डिग्री 4 मिनट। जल्दी से बताओ, यहाँ पर एन लगा दूं या एस लगा दूं, यहाँ क्योंकि अक्षांश के आगे एन और एस लगाना जरूरी है भैया। उत्तर है कि दक्षिण है ये बताना जरूरी है। तो यहाँ पर तो हमने एन लगाया था। बताओ यहाँ पर एन लगा दूं या एस लगा दूं। तो आप में से जो बहुत ज्यादा पढ़े होंगे ना, जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, वो कहेंगे सर क्योंकि भारत के दक्षिण में है तमिलनाडु, दक्षिण में है तो दक्षिण का मतलब होता है साउथ, तो यहाँ पर एस लगा दो। और फिर आप बोलोगे कि सर हमारे तो 100 में से 90 क्वेश्चन सही हो गए, इस बार तो सिलेक्शन पक्का है, पोज उठाएंगे उठाएंगे। पता चला रिजल्ट में फेल हो गए। क्यों फेल हो गए, क्योंकि आपने ऐसा उल्टा दिमाग लगा लिया। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि भारत 0 डिग्री अक्षांश के पूरा ऊपर है, मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध में है पूरी तरह से। और अगर भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है तो भले ही इस वाले क्षेत्र में हो, यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन लगेगा, भले वो तमिलनाडु का हिस्सा है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्लैरिटी है। अगर अपन यहाँ पर बात करें, कहां पर, ये अंडमान निकोबार की बात करें, तो जो ग्रेट निकोबार आ रहा है इस जगह को याद रखना। यहां से ये साउथ में है, ये और थोड़ा सा दक्षिण में है, तो यहाँ पर से 6 डिग्री
45 मिनट नॉर्थ रेखा गुजर रही है, तमिलनाडु से भी थोड़ा नीचे है, कितना 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। तो संपूर्ण भारत का भौगोलिक विस्तार ये 6 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक माना जाता है। यही भारत का अक्षांशीय विस्तार है लगभग 30 डिग्री का। क्लैरिटी की नहीं क्लैरिटी है भैया, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? अब अपन बात करते हैं भारत के देशांतरी विस्तार की। और आप सभी को पता है देशांतर रेखा कैसी होती है, ऐसे ऊपर की तरफ से होती है। ऊपर की तरफ से होंगी तो एक जारी होगी कहां से, समवेयर यहाँ गुजरात के आसपास से गुजर रही होगी। और भारत का पूर्वतम क्षेत्र कौन सा है, राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो एक गुजरात के यहाँ से गुजर रही होगी और एक अरुणाचल प्रदेश के यहाँ से गुजर रही होगी। कौन सी है ये रटना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा। ये यही क्यों है, जिसका कोई आंसर नहीं है तो है 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात के बिल्कुल पश्चिम जगह से कौन सा देशांतर है, 68 डिग्री 7 मिनट। जबकि अरुणाचल प्रदेश से गुजर रहा है 97 डिग्री 25 मिनट। ये पूर्वतम क्षेत्र है, ये पश्चिमतम क्षेत्र है। अब बताओ इन दोनों के आगे एन लगा दूं, एस लगा दूं, ई लगा दूं या डब्ल्यू लगा दूं? तो आप में से जो बिल्कुल थोड़ा ध्यान सुन रहे होंगे तो वो कह देंगे सर एनएस तो हटा दो, क्योंकि इनका संबंध तो अक्षांश के साथ में है। अक्षांश रेखा को डिसाइड करता है कि उत्तरी अक्षांश रेखा की दक्षिणी अक्षांश रेखा है। हम अभी बात कर रहे हैं देशांतर की, तो देशांतर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होंगे, या तो ई या क्या होगा, डब्ल्यू होगा। तो यहां पर क्योंकि भारत पूरा का पूरा 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। ग्रीनविच रेखा क्यों, क्योंकि ग्रीनविच वेधशाला से खींची गई, तो 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। क्लैरिटी इस वाली जगह पर, भारत पूरा पूर्वी गोलार्ध में है, तो यहां पर भी क्या लगा दिया जाए, ई लगा दिया जाए। ये क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ भी ई लगा दो और यहाँ पर भी ई लगा दो, मतलब भारत पूरा पूर्वी गोलार्ध में है, आपको अवस्थित है। तो जल्दी से याद कर लो, एक बार रिविजन करवा रहा हूं। भारत का अक्षांशीय विस्तार टोटल तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तमिलनाडु का कहां से कहा सकता, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ये भारत का पूरा विस्तार हो गया, इधर इधर नॉर्थ सब जगह का हो गया भैया कुल मिला के। अब यहाँ पर जो मैंने आपको कहानी बताई है थोड़ा सा ध्यान से समझना, 2-3 विषय वस्तु 2-3 फैक्चुअल बातें यहाँ पर भी आएंगी। लोग रटते रटते थक जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या पढ़ रहे हैं। एक बार मैं समझा दूंगा, बशर्ते पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्या अगर आपसे कोई बोले कि सर, आपसे सर नहीं बोलेगा आपको बोलेगा बताओ भैया कि जब भैया उत्तर का क्षेत्र है, यहां से इंच टेप से लेकर हम पहुंच जाएं अपने दक्षिणतम क्षेत्र में, तो कितनी हम यहां पर किलोमीटर में दूरी देखेंगे? तो याद रखना उत्तर से दक्षिण की दूरी, नॉर्थ से साउथ की दूरी 3214 किलोमीटर की है। कितनी है? 3214 किलोमीटर की है। कहां से? बिल्कुल उत्तरतम क्षेत्र लद्दाख से लेके तमिलनाडु तक। अगर आपसे कोई बोले सर पश्चिम से पूर्वतम तक की दूरी कितनी होगी, तो यह है 2933 किलोमीटर की ली। मतलब पश्चिम से पूर्व थोड़ा कम है, उत्तर से दक्षिण थोड़ा ज्यादा है। इसी से क्वेश्चन बन जाएगा और तुम्हें फिर समझ में आएगा नहीं, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं कि भारत के ऊपर में से केवल और केवल एक ही रेखा गुजर रही है। इस रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य इससे होकर गुजर रहे हैं। मतलब मैंने अधिकांश जानकारी इस जगह की बता दी जो आपके एग्जाम में फैक्चुअल रूप से पढ़ी जाएगी, समझी जाएगी। क्लैरिटी है? अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं जिसको हम बोलते हैं चतुर्दिक बिंदु। क्या बोल रहे हैं भैया? यहां पर लिखता हूं चतुर्दिक बिंदु। मतलब भारत के 4 कोने हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इन चारों कोनों में अंतिम बिंदु कौन सा है? इसके बाद भारत की सीमा नहीं है। अंतिम बिंदु जब आप उत्तर में जाओगे तो लद्दाख में जगह देखने मिल रही है ना, इसी जगह पर मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसी जगह पर विद्यमान है इंदिरा कॉल। क्या नाम है इसका? इंदिरा कॉल। जो कहां पर है? इसमें जम्मू कश्मीर लिखा है, परंतु अब कौन हो गया है? ये लद्दाख हो गया है। तो लद्दाख याद रखना, इंदिरा कॉल। अगर अपन दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु आप कहां पर जाओगे भैया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात कही थी मैंने, कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी के साथ में कैप केमोरिन याद रखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिख के रख दिया है अलग से,
आपको दिक्कत लेने की कोई समस्या नहीं है। दिक्कत लेना काम किसका है भैया? हमारा है। तो पहला, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट, ये कहां पर था? ग्रेट निकोबार में। ये क्या डूब गया था? सुनामी में। सुनामी कब आई थी? 2004 में। एक और बहुत जरूरी बात कि 2004 में जब सुनामी आई, सुनामी एक है प्राकृतिक आपदा। क्या है भैया? प्राकृतिक आपदा। और इससे पहले भारत के पास आपदा प्रबंधन के लिए सब हाथ में खड़े कर दिए। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, हमारे पास में कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है। इसी के बाद में 2005 में फिर भारत में आपदा निपटने के लिए एक अधिनियम बनाया गया संसद के द्वारा, जिसका नाम पड़ा आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। कब का है? 2005 का है। याद रखना, 2004 में सुनामी आई, 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया। मैं मान कर चल रहा हूं कि जो नई नई चीजें बता रहा हूं वो भी तुम्हारे काम की है। रटने में फोकस मत करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। सारी चीज ज्योग्राफी में याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ये जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। अगर बात करें भारत के पूर्वतम बिंदु की, तो पूर्व में कौन सा क्षेत्र था? अरुणाचल प्रदेश। तो उस जगह का नाम रट लेना, कौन सा बिंदु है वो? किबूतु है। अगर हम बात करें पश्चिमतम बिंदु, तो अभी बताया गुजरात। गुजरात, तो गुजरात में एक जगह आती है गोहर मोती। भले मोती मिले नहीं मिले, नाम याद रखना गोहर मोती। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन या तमिलनाडु को माना जाएगा। जरा इस बोर्ड पर देख लोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। यहां पर कौन सा होगा? गोहर मोती। यहां पर कौन सा होगा? किबूतु। यहां पर कौन सा हो गया? इंदिरा कॉल। यहां पर कौन हो गया? केमोरिन। और यहां पर कौन हो गया भैया? इंदिरा पॉइंट। ये भारत के क्या हो गए? 4 अलग अलग बिंदु, चतुर्दिक बिंदु। क्लैरिटी है? मैं मान के चल रहा हूं कि सारी कहानी तुमको समझ में आती जा रही है, कोई समस्या इसमें नहीं बन रही है। अगर हम बात करें इसका, थोड़ा सा इंटर करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, वो सारी कहानी है, तो हमारे पास में मेन बिंदु निकल जाता है। भारत का विस्तार तो हम समझ गए, परंतु हमें यह जानना है कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। भारत ओवरऑल कितने प्रतिशत, कितने भाग पर फैला हुआ है? एक डेटा बता रहा हूं, डेटा से कुछ कॉन्सेप्ट निकलेगा, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे जीवन में बड़ा काम का है। भारत का ओवरऑल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का। रट लो भैया, कितना है? कहीं कहीं लिखा होता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो भी सही है। अब मैं आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट सुनाता हूं। क्या? ये जो क्षेत्रफल है भारत का, ये अगर विश्व के दृष्टिकोण से बात की जाए, 32.8, ये जो भारत का क्षेत्रफल है, ये विश्व का महज 2.4% भाग है। कितना प्रतिशत भाग है? मात्र 2.4% भाग है। सर तो बहुत कम है यार, सर ये तो है, तो क्या करूं? सर जनसंख्या के बारे में बताओ, तो जनसंख्या कितनी है? भारत विश्व में जनसंख्या के नंबर पे फर्स्ट नंबर पे है। अब आ गया, चाइना को क्रॉस कर दिया हमने, चाइना को मात दे दी। कुछ और में देंगे, देंगे उसमें भी देंगे, वहां जनसंख्या में पहले देंगे। अरे बड़े वो यार तुम अनुभवी, क्या कहते हैं, प्रतिभावान लोग हैं भारत के। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या जितनी भी है उसका कितना प्रतिशत है? 8 अरब अगर जनसंख्या है तो भारत के पास लगभग 18% जनसंख्या का भाग है। और यहीं से एक परेशानी निकल के सामने आती है, थोड़ा जानना। क्या परेशानी निकल के आती है? ये परेशानी जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर बना के रखी है, जरा ध्यान से देखो। ये परेशानी, कॉन्सेप्ट ये है, जब किसी जगह पर जमीन, भूमि कम होगी और लोग ज्यादा होंगे, तो ये लोग क्या करेंगे? उस भूमि पर दबाव लगाएंगे, उस जगह पर प्रेशर लगाएंगे। संसाधन कम है, लोगों को मिल नहीं पाएंगे, और लोगों को संसाधन नहीं मिलेंगे तो कई सारी समस्या निकल के आएगी। जैसे कि पहला शब्द है पॉवर्टी, गरीबी। जिन लोगों ने संसाधन, संसाधन मतलब क्या? जमीन, जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, क्या वो कृषि कर पाएंगे? तो कृषि नहीं कर पाएंगे तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो आय नहीं मिलेगी। जिन लोगों के पास में, अगर ये कोई भी मान के चलो खनिज संसाधन प्रधान कोई राज्य नहीं है, तो वहां पर उद्योग नहीं लगेगा, उद्योग नहीं लगेगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगी, जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो रोजगार, मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है, वहां के लोग और महागरीब होते जाएंगे, दिक्कत है। तो गरीबी का जो दुष्चक्र प्रारंभ होता है वो इसलिए ही प्रारंभ हो रहा है कि हमारे पास संसाधन कम और लोग ज्यादा है, इसलिए
कुछ कुछ समझदार लोगों ने कहा है जनसंख्या भारत में वास्तव में जनसंख्या विस्फोट है, मतलब नकारात्मक संख्या दी है। जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ना अच्छी बात नहीं है, नकारात्मक शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरी समस्या क्या है, बहुत सारे लोग को जॉब मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। कितने लाख लोग आपने देखा होगा कि एमबी किए हुए लोग जो हैं वो प्यून चपरासी, सरकारी चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं जिनने एमबी किया है, क्योंकि उन्होंने जहां से पढ़ाई करी वो ढंग से पढ़ाया तो है नहीं, फर्जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी या नकली उनने अपनी डिग्री बना ली, कभी कॉलेज गए नहीं। अब नॉलेज नाम पे उन पर ढेला नहीं है और नॉलेज ही नहीं करनी है, तो फिर आप बोलो कि हमको अच्छा रोजगार मिल जाए, तो मिलेगा नहीं, ज्यादा लोग को मिलेगा नहीं। 100 लोग फॉर्म भर रहे हैं, 2 लोग 3 लोग को रोजगार मिला, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी बेरोजगारी खेल रहे हैं। और आज बेरोजगारी का पता नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया आ गई है। भारत का युवा उठता है, चलता है, दौड़ता है, 1.5 GB डेटा खत्म करता है, फिर सो जाता है, फिर दूसरे दिन फिर उठता है, 1.5 GB डेटा खत्म करता है। अब सर 1.5 GB डेटा में भी कहाँ होता है, अब तो वाईफाई लगाने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं सोच रहे सर 1.5 GB डेटा में क्या होता है, अब तो सर वाईफाई लगवा दो। अरे भैया, बेरोजगारी का एहसास नहीं हो रहा, संसाधन कम है, लोग ज्यादा हो रहे हैं। अगर यही परेशानी बढ़ती रही तो हमारे सामने कौन सा क्राइसिस आएगा, एनर्जी क्राइसिस आएगा। बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाएगी। 1000 लोग बिजली की डिमांड कर रहे हैं, 10,000 लोग, और तुम 100 लोगों के लिए बिजली आपूर्ति कर पा रहे हो, एनर्जी क्राइसिस आएगा। ओवर क्राउडिंग इन सिटीज, देखो ना बड़े बड़े शहरों में लोग जाते हैं कि हम शहर जाएंगे वहां पर रोजगार प्राप्त करेंगे। मान के चलो, मैं किसकी बात कर लेता हूँ, दिल्ली जैसे बड़े शहरों की बात कर लेता हूँ, महानगरों की बात कर लेता हूँ। दिल्ली में सब लोग है कि यार ये पहुंच गए, टंग गए, क्या बात है, ये जा रहे हैं और बड़ा खुश है यार, मतलब ये भारत की तो वो है, गिरने वाला है फिर भी वो खुश है, बड़ा खुश है, क्या बात है, ये देश है वीर जवानों का। दिल्ली जा रहे हैं कि यार वहां पर रोजगार मिलेगा। अब रोजगार सबको तो अच्छा मिल नहीं पाएगा, अब जिनको अच्छा नहीं मिल पाएगा वो मजदूरी काम कर रहे होंगे, और मजदूरी में बेचारे ये लोग 2 समय का खाना और कुछ व्यवस्था भी कर सकते हैं, वो मैं सहमत नहीं उससे, परंतु 2 समय का खाना ही पूरा कर लें। घर के लिए तो छोड़ो, झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण करते हैं, फिर किसका, झुग्गी झोपड़ियों का, जिसे हम स्लम एरिया कहते हैं, क्योंकि रहने के लिए जगह तो है ही नहीं। एक बात याद रखना, यही ओवर क्राउडिंग ऑफ सिटीज शहरों में 2 प्रकार के वर्गों का निर्माण करती है। एक होते हैं उच्च वर्ग, जिनके पास सभी चीजें हैं। अगर आप कार्ल मार्क्स की बात करोगे, मैं थोड़ा सा अभी इकोनॉमिक्स में जा रहा हूं, समझना। कार्ल मार्क्स को जब आप देखोगे, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था, 2 प्रकार के वर्ग हैं, एक हैव और एक है हैव नॉट। जिसके पास सब कुछ है, जैसे कि कार्ल मार्क्स की शब्दावली में कहा गया था बुजुर्वा वर्ग, क्या बोला गया था, बुजुर्वा वर्ग, इसके पास सारी चीज है। और जिसके पास कुछ नहीं है उसको क्या बोला गया है, सर्वहारा वर्ग, सभी जगह से हारा। इनका शोषण होगा, इन लोगों का क्या होगा, शोषण होगा। शोषण कौन करेगा, जो उद्योगपति होगा, जो जमींदार होगा, जो बड़े लेवल का व्यापारी होगा, वो इनका शोषण करेगा, ये हमेशा शोषित रहेंगे। और इसका मेन कारण है कि इन लोगों के पास में ये संसाधनों के इस्तेमाल का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि 100 लोग इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, केवल 4 से 5 लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। यही कारण है कि फिर कार्ल मार्क्स कहेगा कि इनका हमेशा शोषण होते जाएगा, सर्वहाराओं का, और उच्च वर्ग और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। लास्ट वाली कहानी, क्राइम बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे। अब ये लोग जिनको शहरों में काम नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, चीजें नहीं मिल रही, तो ये लोग क्या करेंगे, अब चोरी चकारी करेंगे, डकैती करेंगे, सामाजिक अपराध में वृद्धि होगी। ये कहानी भले अर्थव्यवस्था की लग रही हो तुम्हें, सामाजिक व्यवस्था की लग रही हो, परंतु मैंने बहुत डेप्थ में तुम्हारे परखच्चे दिमाग के परखच्चे खोलने के लिए बताया है कि इनका सारा का सारा संबंध भूमि से था। और हम बात ही कर रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में, जो आपको मैंने यहाँ पर डेटा बताया कि दुनिया का मात्र कितना प्रतिशत, 2.5% से भी कम भूमि भारत के पास है, और जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 18% भाग है। गंभीरता से समझा होगा आप लोगों ने, ये गंभीर विषय है जिसको मैंने क्लियर करा। अच्छा सर, आपने ये बताया कि जनसंख्या की दृष्टि से हम फर्स्ट नंबर पे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम कौन से नंबर पे हैं, तो याद रखना भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। पहले तो मैं बता दूं कि इसमें मैप गलत बना हुआ है, हम अक्साई चीन और पीओके को हम अपना ही दिखाएंगे, हम तुम्हारी बात क्यों माने, चाइना की पाकिस्तान की बात क्यों माने।
तो भैया 7वें नंबर पे, तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है रूस। कौन है? रूस। अच्छा, रूस की भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, समझाऊं? तुम बोलो तो समझा देता हूं, बोलो। रूस, रूस ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, मतलब एक ऐसा देश जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में फैला हुआ है। ये रूस को जो आप देख रहे हो ना, ये रूस 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। यहाँ पर बीच में एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन। इस यूराल माउंटेन के जो पश्चिम का इलाका है ये यूरोप के अंदर में आता है, और जो इधर वाला इलाका है ये एशिया में आता है, और इसी एशिया के भाग को, रूस के भाग को कहते हैं साइबेरिया। याद रखना, एक फैक्ट बात क्लियर कर देता हूं, साइबेरिया क्या है? साइबेरिया रूस का वह हिस्सा है जो यूराल पर्वत के पूर्व में आ रहा है, अर्थात एशिया में आ रहा है। रूस एक महाद्वीप के अलावा दूसरे महाद्वीप में भी फैला हुआ है, इसलिए रूस को क्या संज्ञा दी गई है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री की संज्ञा दी गई है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है भैया ये कनाडा, मिनी पंजाब कहते हैं, सबको जाना है, कनाडा, एनआरआई यहीं पर रहते हैं। ठीक है, थर्ड जगह को लेके थोड़ा मतभेद है, कुछ लोग बोलते हैं अमेरिका थर्ड नंबर पे है, कुछ लोग बोलते हैं चीन थर्ड नंबर पे है, तो थर्ड और फोर्थ यूएसए और चाइना को दे दो। सर 5वें नंबर पे कौन है? 5वें नंबर पे साउथ अमेरिका में जाओ, यहाँ पर है ब्राजील, ना 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 गाना है ना वाला। 6वें नंबर पे कौन आ रहा है भैया? 6वें नंबर पे है अपना, अपना नहीं, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का जब जब दिमाग में आता है तो ये वर्ल्ड कप दिमाग में आता है, तो बेकार, टीम बेकार है। फिर 7वें नंबर पे अपना महान भारत, द ग्रेट इंडिया, भारत माता की जय, 7वें नंबर पे। ठीक है, इसके अलावा 8वें नंबर पे अर्जेंटीना आ रहा है, ये भी याद रख लेना, अलग अलग कहानी। अब 9वें नंबर पे कजाकिस्तान आ रहा है, फिर अल्जीरिया आ रहा है। ठीक है, 7 तक याद रख लोगे काम हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल बातें थी जो मैंने आपको बताई। क्लियर इतनी कहानी? कोनो कंफ्यूजन हो, कोनो दिक्कत हो, जीवन में कुछ समस्या हो, तो जल्दी से मेरे को बता दो और मैसेज करके कहानी बता दो। ठीक है, कोई समस्या है क्या? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे भारत की सीमा के बारे में, और आपको दिखाता हूं एक जादू, इंडिया मैप। देखो अब यहां पर होगा आबरा का डाबरा, नो इंटरनेट कनेक्शन, ये इसको बोलते हैं चोट हो जाना। हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे, परंतु पहले अपन देख लेते हैं कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। ठीक है, अगर हम बात करें भारत को जानना है हमें, तो भारत की 2 प्रकार की सीमाएं देखने मिलेंगी। ये सीमा सचिन वाली सीमा नहीं है, जो थोड़ा लप्पू है, बोलना जिसको आता नहीं है, वो नहीं, जो पाकिस्तान से आई है वो नहीं। ये भारत की सीमा है, भारत की बॉर्डर है, और भारत की बॉर्डर को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्थलीय सीमा। एक बार और आबरा का डाबरा करूं क्या? ये इंडिया मैप। अब मत लजवाना बच्चों के सामने, अब मत लजवाना। ये देखो आ गया, ये देखो ये आ गया। फिर से इंटरनेट कनेक्शन, ये भैया आ गया। चलो भैया, इसे थोड़ा पुराना मैप है, जम्मू कश्मीर का अलग बता रहा है, परंतु आ तो गया। ध्यान से देखो अब कहानी को, ये जो जगह है इस क्षेत्र को बोलते हैं स्थलीय सीमा, क्योंकि ये जल के साथ में से कोई संबंध नहीं है, जल के साथ में से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर अब लद्दाख आ गया है ना, इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? स्थलीय सीमा। और जो ये वाला पोर्शन निकल के सामने आ रहा है, जो अलग कलर से बना रहा हूं, यहाँ पर विद्यमान है आपके पास में सागर, यहाँ पर विद्यमान है अरब सागर, यहाँ पर विद्यमान है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर है इंडियन ओशियन। तो भारत की 2 प्रकार की सीमाएं हो गई हैं, एक कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा, और दूसरी कौन सी सीमा? जलीय सीमा या तटवर्ती सीमा। और इवन भारत के पास में तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, तो याद रखने में तो आसानी होना ही चाहिए। सर कितनी है? थोड़ा फैक्चुअल बातें करें तो अगर आप इंच टेप से स्थलीय सीमा को मापने जाओगे, यहां से मापने गए और पूरी स्थलीय सीमा माप ली, तो आपको संख्या देखने मिलेगी 15,200 की। कितनी देखने मिलेगी? 15,200। कहां से? गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पूरा घुमा ले जाओगे तो 15,200 देखने मिलेगा। सर ये जली सीमा है, जली सीमा कितनी है? और मैंने क्या बोला था कि अभी भी पुराना डेटा आप सभी को पढ़ाया जा रहा है। पुराना डेटा क्या था? ये
जो यहाँ पर लिखा हुआ है 7516, ये पुराना डेटा है, अब इसको याद नहीं रखना है, इसमें परिवर्तन आ गया है, इन सभी में परिवर्तन आ गया है, ये सही है ये गलत है। सर तो आप नया बताओगे क्या? तो आपके सामने क्यों हूं मैं, क्यों हूं? नहीं नहीं बताओ क्यों हूं? इसलिए तो हूं। तो अभी हाल सरकार की तरफ से रिपोर्ट आई है कि भैया भारत की तट रेखा में लगभग 47%, मैंने 49 का तो 47% की वृद्धि हुई है। अब वृद्धि क्यों हुई है इसके बारे में जानेंगे, बस इतना याद रखो कि जब 1970 में मापा था तो लगभग 7516 किलोमीटर की इसकी पूरी लंबाई थी, किसकी? तटवर्ती सीमा की। और जो अभी 2023-24 में मापा गया है, इसकी लंबाई देखी गई है 11,098 किलोमीटर की। तो बहुत खतरनाक आपको वृद्धि यहां पर देखने मिलेगी। अब आप पूछोगे सर वृद्धि क्यों हो गई? क्या भारत ने कोई सा क्षेत्र हथिया लिया क्या? तो आंसर है नहीं, हथियाया नहीं है। वृद्धि के कारण है मापन की पद्धति में बदलाव। अब थोड़ा टेक्निकल हो जाओ, अब थोड़ा क्या हो जाओ भैया, टेक्निकल हो जाओ, समझना का चालू कर दो, टेक्निकल हो जाओ। मापन की पद्धति में हुआ है कुछ बदलाव, जैसे कि बहुत ध्यान सुनना, यहां पर लिखा हुआ है पुरानी पद्धति जो 1970 की थी, और यहां पर सामने लिख के रखा है मैंने जो नई पद्धति है वो वर्ष 2023-24 की है। दोनों में क्या बदलाव हुआ है? पहले जो मापन का आधार था ना, वो सीधी रेखा थी, मतलब हमारे पास में दो लाइन है, एक ऐसी और एक ऐसे ऐसे आड़ी टेढ़ी रेखा है। इन आड़ी टेढ़ी रेखाओं को थोड़ा माप पाना बड़ा कठिन होता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, इस वाली जगह पर देखो, तो भारत के अंदर में ये जो आड़ी टेढ़ी रेखा है इनको माप पाना कठिन था, तो लोगों ने बोला एक काम करो यहाँ पर ऐसे फ्लैट लाइन खींच दो, और आप फ्लैट लाइन खींचोगे तो जो लंबाई होगी वो तुलनात्मक रूप से कम दिखाई देगी वास्तविकता से। तो पहले वास्तविकता से थोड़ा मामला अलग था, अब इन सभी जटिल रेखाओं को भी जोड़ दिया गया। और मेन कहानी है जो नई पद्धति है, इसके अंदर में इन नई संरचनाओं को शामिल कर लिया गया है। जैसे समुद्र के क्षेत्र में पाया जाता है, नदी के मुहाने में, समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है डेल्टा, कई सारी पाई जाती हैं खाड़ियां, एस्चुरीज, अलग अलग जो भूआकृतियां हैं, अब इनको भी गिना जाएगा। सर इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा समझाइए। तो तुमको डेल्टा सुनना पड़ेगा, डेल्टा पढ़ना पड़ेगा, सुन लो इसको थोड़ा सा। डेल्टा मतलब क्या होता है? विज्ञान का साइन, वो गणित का साइन है ऐसा। अगर कोई भी रिवर, नदी बहुत बड़ी है, तो वो नदी जहां से आ रही होगी घुमा घुमा के कहीं ना कहीं से घूमते घामते आ रही है, तो जितनी बड़ी नदी होगी वो एक प्रक्रिया करेगी जिसका नाम है अपर्दन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? अपर्दन की प्रक्रिया, इरोजन कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे? इरोजन। अगर ये अपर्दन करेगी तो इससे क्या बनेगा? अवसाद बनेगा, सेडिमेंट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा भैया? सेडिमेंट्स का निर्माण होगा। अब नदी का अंतिम छोर क्या है? समुद्र में मिलना। मान के चलो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, उनको बंगाली खाड़ी में गिरना है, तो ये अवसाद लेकर आ रही हैं, परंतु समुद्र में मिलने से पहले ये अपने अवसादों को क्या कर देंगी भैया? कह देंगी हम छोड़ रहे हैं, अब यहीं पर हम त्याग रहे हैं। तो समुद्र में मिलने से पहले ये अवसादों का नदियां क्या करती है? निक्षेपण कर देती हैं। ये नदियां अवसाद जमा कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपण के कारण बनने वाली ये नई भूमि क्या कहलाती है? ज्योग्राफी की दुनिया में डेल्टा कहलाती है। सर एक आध एग्जाम्पल है क्या? तो एक आध एग्जाम्पल में सबसे मेन एग्जाम्पल याद रखो, सुंदरबन डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। सर अगर इससे प्रश्न आएगा तो क्या लिखेंगे? ये दो देशों में फैला हुआ है, एक भारत, और भारत के साथ में कौन सा देश है भैया? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश में ये डेल्टा फैला हुआ है। लगभग 60% हिस्सा बांग्लादेश के पास में है और 40% हिस्सा भारत के पास है। भारत के कौन से राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल वाले राज्य में है। कौन से राज्य में है? वेस्ट बंगाल में। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। किसने बनाया? दो नदियों का नाम याद रखना, एक है गंगा नदी और दूसरी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इसी को पद्मा और इसी को जमुना के रूप में जाना जाता है अंतिम समय में। तो मैं मान के चल रहा हूं आप सभी को सारी चीजें समझ में आती जा रही होंगी। जल्दी से मेरे को आंसर करके बताओ, किसने किसका निर्माण करा? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया है आपके सामने गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, ठीक है। और इन्हीं सभी संरचनाओं को अगर अब क्या बोला जा रहा है, इन नवीन तकनीकों में हम इसको शामिल करेंगे। जैसे कि क्या? अब हम इस सबको शामिल करेंगे, इसको 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 यूं 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 यूं।
सबको शामिल कर लिया, और सबको शामिल कर लोगे तो भैया लंबाई तो बढ़ेगी। तो जो लंबाई पहले ओवरऑल पूरे भारत की लंबाई कितनी बताई जा रही थी, 7,516 की बताई जा रही थी, अब वो कितनी हो गई है, 11,098 की हो गई है, जिसका मेन कारण खाड़ी, मोहना, प्रवेश द्वार, डेल्टा, इन संरचनाओं को शामिल करना है। ठीक है। अच्छा, पहले जो था ना, पहले तकनीकों का बड़ा अभाव था, पहले लोग जाके खुद अध्ययन कर रहे थे कि कितनी लंबाई होगी, कितना क्या होगा। अब क्या है मामला, पहले तो नॉर्मल उपकरण थे, अब आदमी क्या कर रहा है, जीपीएस, उपग्रह, सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से क्या कर रहा है, अब हर चीज को वो देख सकता है, हर छोटी से छोटी बारीक चीज आप पता कर सकते हो। तो अब सैटेलाइट का जमाना है, स्पेस टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो जितना जमाना एडवांस होगा सटीकता उतनी आएगी, जितनी सटीकता आएगी उतना आप एक्यूरेसी बताओगे, और एक्यूरेसी क्या बोल रही है, 11,098 किलोमीटर की अब तटवर्ती रेखा है, ना कि 7,516। इस बात को याद रखना, ठीक है। अगर आपको इस पूरे डेटा को भी बताया जाए, ओवरऑल डेटा को बताया जाए, तो दो तीन निष्कर्ष आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में भी सबसे ज्यादा तटवर्ती सीमा वाला टॉप राज्य कौन है भैया, गुजरात है, जिसकी तटवर्ती सीमा कितनी है, 2,340 है। और अगर अपन राज्य की सबसे कम तटवर्ती सीमा वाले राज्य की बात करें तो वो गोवा है, मात्र 193 इसकी क्या है, तटवर्ती सीमा है। इसको थोड़ा सा अध्ययन करोगे तो यहाँ पर से कई सारे आपको डेटा मिलने वाले हैं। मैंने टॉप और लिस्ट सबसे लास्ट वाले का नाम आपको बता दिया, ठीक है। ये केवल राज्य की बात थी, अगर अंडमान निकोबार को देखा जाए तो वो सर्वाधिक है, बट वो राज्य नहीं, वो यूटी है। क्या है भैया, यूटी मतलब संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा था तटवर्ती सीमाओं के बारे में। तो अभी क्या कहा गया, दो प्रकार की सीमाएं हैं, एक ये कौन सी हो गई, स्थलीय सीमा, और ये कौन सी हो गई भैया, जलीय सीमा हो गई। क्लैरिटी। परंतु है ना, बड़ा एक दिक्कत आती है सर, ये जलीय सीमा में हमारे पास एक प्रश्न है कि भारत के पास अगर समुद्र है, थोड़ा गंभीर प्रश्न, थोड़ा हंसना नहीं है, गंभीर हो जाते थोड़ा, कि अगर भारत के पास में समुद्र है कोई ऐसा आसपास का, तो क्या भारत के पास में समुद्र पर पूरा अधिकार होगा? प्रश्न तो अच्छा है। भारत के नाम पर ही इसके नीचे एक महासागर पाया जा रहा है, उस महासागर का नाम है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, नाम तो भारत के नाम पर ही है। तो क्या भारत का पूरे हिंद महासागर पर अधिकार होगा? बड़ा कंफ्यूजन होता है। आंसर है नहीं होगा, पूरा अधिकार नहीं होगा। सर तो कितना होगा कि लड़ाई ना हो, कुछ बंटवारा है दुनिया में? तो आंसर है। और इसके लिए आपको मेरे को एक संधि को पढ़ाना पड़ेगा। इस संधि का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं अलग नाम, मेन नाम लिख देता हूँ। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था भैया 2017 16-17 के आसपास में, प्रीलिम्स में, अंकलॉज, अंकल नहीं अंकलॉज। यूएन का मतलब है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। सी का मतलब है कन्वेंशन, क्या है, कन्वेंशन। LOS का मतलब है लॉ ऑफ सी, मतलब समुद्र का कानून, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, संयुक्त राष्ट्र का समुद्र के कानून पर जो भी सम्मेलन हुआ है। कब हुई थी भैया ये संधि? 1982 में हुई थी। क्या भारत इस पर हस्ताक्षर करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भारत के पास जलीय सीमा है, तो भारत हस्ताक्षर भी करेगा। और भारत ने अगर हस्ताक्षर कर दिए, कई सारे देशों ने हस्ताक्षर कर दिए, तो ये संधि क्या बोलती है? संधि किसी भी समुद्र को कितने भागों में बांटती है, जरा आपको इस डायग्राम में समझना पड़ेगा। मान के चलो हम कहां पर खड़े हुए हैं, आपको गोवा जाना पसंद होगा, तो ये गोवा का तट है, आप गोवा वाले बीच पे, आगे नहीं बोलूंगा, आप गोवा के बीच में आनंद ले रहे हैं। किसका आनंद ले रहे हैं? मतलब प्रकृति के दृश्यों का आनंद ले रहे हैं, कुछ और आनंद नहीं लेना है देखने में। तो गोवा के बीच पर आप खड़े हुए हैं, समुद्र को देख रहे हैं, समुद्र आपका कितना है? अब आपको लिए क्या बोला जाएगा, अंकलॉस आपको कहेगा कि मेरे हिसाब से चलो, और समुद्र को इसने 4 प्रमुख भागों में बांटा। कितने भागों में? 4। जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन से कहा कि सबसे पहला जो प्रकार होगा वो 12 नॉटिकल मील की दूरी पर होगा। कितनी? 12 नॉटिकल मील। सर ये नॉटिकल मील क्या है? जैसे कि आप प्रायः दूरी मापने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करते हो, वैसे ही समुद्र के अंदर दूरी मापने के लिए नॉटिकल माइल का इस्तेमाल होता है। लगभग 1.8 किलोमीटर बराबर 1 नॉटिकल माइल होता है। एग्जैक्ट याद रखने की आवश्यकता नहीं है।
तो 12 नॉटिकल मील को यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया ए नाम। इसको हिंदी में कहते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। लिखते जाना भैया, क्या बोल रहे हैं, प्रादेशिक क्षेत्र। इंग्लिश में कह रहे हैं टेरिटोरियल सी। दूसरा जो भाग है, सेकेंड वाला भाग है, वो 12 से आगे तक का है। इसको नाम दिया गया है 24 नॉटिकल मील। और इस 24 नॉटिकल के मील को कहते हैं हिंदी में संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र। इंग्लिश में कहते हैं कंटिजियस जोन। ये दूसरा क्षेत्र है 12 के बाद 24 तक। फिर इसके बाहर 200 नॉटिकल मील तक का हिस्सा थर्ड पोर्शन है। कितना, 200 नॉटिकल मील। अब ये 200 नॉटिकल मील है ना, ये बहुत ज्यादा काम का है। 200 नॉटिकल मील के बारे में ही आपको ध्यान रखना है। इसी 200 नॉटिकल मीलों कहा जाता है EEZ। यहाँ पर लिखा हुआ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हिंदी में कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कहां तक है ये, 200 नॉटिकल मील। किसी भी देश का जो अंतिम अधिकार होगा, याद रखना, 200 नॉटिकल मील तक होगा। इसके बाहर को कहते हैं उच्च सागर। ये किसी के भी पिताजी का नहीं है, इस पर किसी भी देश का शासन नहीं होगा। भले हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर हो, परंतु भारत का केवल और केवल अधिकार समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक होगा। उसके बाहर किसी का भी एकाधिकार नहीं होगा। तो कितने भाग हो गए, 4। पहला प्रादेशिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। तीसरा नॉटिकल मील वाला जो था EEZ 200 नॉटिकल मील। उसके बाद था उच्च सागर। सर इन तीनों में क्या अंतर है जो आपने बताया, टेरिटोरियल, कंटिजियस और EEZ में? कुछ तो अंतर है, एक एक अंतर जानते जाओ, बहुत जरूरी बात बताते जा रहा हूं, ठीक है। टेरिटोरियल क्षेत्र पर किसी भी देश का 100% अधिकार होगा। 100% अधिकार मतलब आपको यहाँ पर अपनी सेना रखना है, आपको यहाँ पर कोई संसाधनों का निष्कर्षण करना है, आपको यहाँ टैक्स लगाना है, आपको जो करना है करो भैया, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। कहां पर, इस 12 नॉटिकल मील के अंदर में आपका ही कानून काम करेगा। इवन आप अपने हवाई जहाज भाई जहाज को यहाँ पर उड़ा सकते हो, कोई और यहाँ पर नहीं आएगा, ये आपकी टेरिटरी मानी जाएगी। बट ये जो कंटिजियस जोन है 24 नॉटिकल मील का हिस्सा है, इस पर पूरे अधिकार नहीं है। यहाँ पर किसी भी देश के केवल और केवल वित्तीय अधिकार शामिल होंगे। मतलब कोई देश, भारत, कोई जहाज वाज वहां से निकल रहा है तो आप उससे कुछ टैक्सेशन ले सकते हो कि आप उस क्षेत्र की सर्विस, उस क्षेत्र का ध्यान रख रहे हैं, तो वित्तीय अधिकार शामिल है। EEZ सर 200 नॉटिकल मील, बचा हुआ जो 900 नॉटिकल मील है, यहाँ पर भारत क्या अधिकार होगा? क्या यहाँ पर भारत सेना रख सकती है? क्या भारत यहाँ पर अपना एरोप्लेन उड़ा सकता है? कि यहाँ पर टैक्स लगा सकता है कि कुछ और? तो आंसर है कि यहाँ पर सारे अधिकार नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल आर्थिक अधिकार है। और आर्थिक अधिकार भी कौन सा? संसाधनों के दोहन करने का। किसका? संसाधन के दोहन करने का। अब आप बोलोगे सर संसाधन का दोहन करना मतलब क्या? 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, एक होता है जैविक संसाधन और एक होता है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन में कौन आती है? मछलियां आती हैं। तो मछली अगर पालन करना है तो आप 200 नॉटिकल मील के अंदर में कर सकते हो। अमेरिका आकर भारत के 200 नॉटिकल मील में मछली पालन नहीं करेगा, इस पर आपका ही अधिकार है। अजैविक संसाधन मतलब क्या? कुछ खनिज आपको निकालना है, जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड पर देखोगे तो पता चलेगा आपको, इस वाली जगह पर, जैसे भारत की कोई जगह है तो 200 नॉटिकल मील के अंदर में आप यहाँ पर मछली पालन कर सकते हो, कोई खनिजों का निर्माण कर सकते हो। कोई और देश, मान के चलो USA आकर यहाँ पर क्या करेगा, संसाधनों को निकालेगा, तो आप मना कर सकते हो क्योंकि भैया आपका अधिकार ही इसके अंदर में है, ठीक है। तो ये जो पूरी कहानी थी, ये किसने समाहित कर दी? अंकलॉज ने समाहित कर दी, जो मैंने आपको बोर्ड पर समझाया। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको बेसिक बेसिक बातें कम समय के अंदर समझते आ रही होंगी। और कुछ भी कंफ्यूजन हो, मैं तो बोल रहा हूँ, कुछ भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में मैसेज डालो, वीडियो बना दूंगा, रील बना दूंगा, आप तक आंसर जरूर पहुंचने वाला होगा। जो भी मैंने बताया यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। एक बड़ी दिक्कत है, एक कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन आना चाहिए तुम्हारा कि सर अगर 200 नॉटिकल मील किसी देश का ही हिस्सा है, अगर उसके टेरिटरी माने जाना चाहिए, तो भारत और श्रीलंका तो बड़े पास पास हैं और इनके क्षेत्र के बीच में कहीं कहीं तो 50 किलोमीटर से भी कम की जगह है। तो आपने बोला 200 नॉटिकल मील में कोई भी देश मछली पालन कर सकता है, तो 200 नॉटिकल मील तो क्लैश हो रहा है भारत और श्रीलंका में। तो भारत मछली पालन करेगा कि श्रीलंका मछली पालन करेगा? और यही चीज आज तक बनी हुई है। जब आप भारत और श्रीलंका के मध्य अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ते हो
तो मछुआरों का विवाद हमेशा बना रहता है, क्योंकि कई सारे मछुआरे मछली पालन पकड़ने के चक्कर में भारत के क्षेत्र में घुस जाते हैं, क्योंकि ये लाइन स्पष्ट नहीं है, और भारत के कहां चले जाते हैं, श्रीलंका में चले जाते हैं। तो कहते हैं भैया ये तो घुसपैठिया है, इनको पकड़ लिया जाए, ठीक है। तो अब इसी कारण से श्रीलंका और भारत के बीच में एक समझौता हुआ। ये बोर्ड पे मैं जो चित्र बना रहा हूं ना, ये तुम्हारे बड़े काम के हैं। इतनी मेहनत कौन करता भैया आज की दुनिया में। हर ज्योग्राफी का आपको मैंने कोई सी भी चीज रटवाई नहीं है, हर चीज का मैं एग्जैक्ट चित्र बता रहा हूं, ताकि तुम्हारे दिमाग में वो चीजें घुसे। तुम रटो ना, कॉन्सेप्ट को भी समझो, रटते नहीं जाओ, फिक्चुअल बातों को कवर करते जाओ। तो मेन कहानी है भारत और श्रीलंका में जो विवाद था कि हमारा 200 नॉटिकल माइल क्लेश हो रहा है, हम कहां पर खनिजों का दोहन करें, मछली पालन करें। तो दोनों देशों ने 1974 1976 1976 में एक समझौता करा, नाम है इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट। इसलिए कहा कि देखो भैया ये भारत है, ये श्रीलंका है, तो हम आपसी समझौते से एक क्या करते हैं, काल्पनिक रेखा मान लेते हैं जो बीच में से गुजर रही होगी। इसके इधर वाले भाग पर इंडिया अधिकार होगा और बाकी जगह पर श्रीलंका का होगा। ना तुम हमारी टेरिटरी में आना, ना हम तुम्हारी में आएंगे। ऐसे सॉल्व करने का प्रयास किया, सॉल्व उतना हुआ नहीं। परंतु भारत और श्रीलंका के बीच में कई सारी जगह और महत्वपूर्ण है, जैसे कि ये जगह, इस क्षेत्र का नाम है, ये द्वीप है कच्चा तीबू। बताओ, कच्चा तीबू का भी नाम सुना है तुमने? ये कच्चा है क्या? ये कच्चा है इसलिए इसका नाम कच्चा तीबू पड़ा है क्या? तो आंसर है नहीं। कच्चा तीबू विवाद बहुत बहुत जरूरी विवाद है। ऐसा बोलते हैं कि आजादी से पहले इस पर अंग्रेजों का, और अंग्रेजों से पहले यहाँ पर कोई दक्षिण के किसी राजा राजवाड़ाओं का यहाँ पर शासन रहा था। परंतु जब इंदिरा गांधी समय की सरकार थी तो उन्होंने श्रीलंका को ये गिफ्ट कर दिया कि भैया तुम इसका उपयोग कर सकते हो। परंतु अब समझ में आ रहा है कि इस कच्चा तीबू का बहुत महत्व है। सबसे बड़ा महत्व तो सुरक्षा के अंदर में है। यहाँ पर आसपास पेट्रोलियम के कई सारे भंडार हैं, यहाँ पर आप मछली पालन कर सकते हो। तो कई सारे फायदे हैं इस पर्टिकुलर जगह के कच्चा तीबू के। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि श्रीलंका को जो आपने करार करा था, एग्रीमेंट करा था, उसको रद्द कर दो और ये वापस भारत के अंदर में मिला लो। कच्चा तीबू की लोकेशन याद रखना, भारत और श्रीलंका के बीच में विवादास्पद है, इसको याद रखना, ठीक है। सर और लोकेशन क्या है? ये देखो, ये है तमिलनाडु का इलाका। तमिलनाडु के इलाके के पास में यहाँ पर स्थित है रामेश्वरम। भगवान श्री राम ने यहीं से क्या बनाना चालू करा था, सेतु बनाना चालू करा था, जिसे हम राम सेतु के रूप में जानते हैं, जो श्रीलंका तक है। और श्रीलंका की तरफ में आपको यहाँ पर मन्नार द्वीप देखने मिल जाएगा। कौन सा द्वीप देखने मिल जाएगा? मन्नार द्वीप, ठीक है। तो सर यहाँ पर क्या याद रखना है? तो आपको दो चीजें याद रखना है। क्या? इसके ऊपर में आपको बंगाल की खाड़ी देखने मिलती है, और नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर हिंद महासागर देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? हिंद महासागर। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो ये पानी वाली जगह है, यहाँ पर एक जल संधि विद्यमान है। बार बार आपके एग्जामिनेशन में आती है, इसको पाल्क जल संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाल्क जल संधि। कभी कभी एल साइलेंट होता है तो इसको पाक जल संधि भी कहा जाता है। तुम गलती क्या करोगे? पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी, और यही हो जाएगी गलती तुमसे। भारत और श्रीलंका के बीच में पाल्क जल संधि है। पाल्क जल संधि किसको किससे अलग करती है? तो ये अलग करती है, जल संधि दो जलराशि को जोड़ती है। तो बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ रही है, या ये कह सकते हो कि मन्नार की खाड़ी को पाल की खाड़ी से जोड़ रही है। फिर ये कह सकते हो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये पर्टिकुलर जगह याद रखना, इस जगह का बड़ा अच्छा महत्व है इस पूरे जगह पर, ठीक है। एक अंतिम बात, इसी डायग्राम में एक और जगह है गल्फ ऑफ मन्नार। देखो तमिलनाडु के इधर, श्रीलंका के इधर मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। ये जैविकता के लिए बड़ा फेमस है, यहाँ पर कोरल रीफ भी पाई जाती है। इसलिए भारत के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसमें मन्नार की खाड़ी को शामिल किया गया है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बताना, तो मैं इन्वायरमेंट के ऊपर में भी एक बड़ा सा वीडियो बना दूंगा, जिसमें ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व को देखने में आपको मिल जाएगा। क्लैरिटी है? तो इतनी कहानी इस लोकेशन के साथ में ठीक ठीक थी। अपन आगे बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर तटवर्ती सीमा वाले कितने राज्य हैं, तो आप सभी को पता है 9 राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इनमें से सबसे बड़ी सीमा किसके साथ में है? गुजरात। सबसे कम सीमा गोवा। ये मैंने आपको कहानी बताई ही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके संदर्भ में। अब बता दें सर भारत के पड़ोसी देश कौन? तो इनको 3 भागों में बांटा है पड़ोसी देशों को।
एक स्थल वाले पड़ोसी जो स्थल के साथ में संबंधित है, एक जो केवल और केवल जल के साथ संबंधित है, और कुछ ऐसे भी देश हैं जो स्थल और जल दोनों के साथ भारत की सीमा साझा करते हैं। कैसे पता चलेगा? तो रटो मत, इधर देखो, मैपिंग में बताता हूं मैं तुमको, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैपिंग में दिखाता हूं। देखो, पहले बात करते हैं अपन स्थलीय पड़ोसी देशों के बारे में। किसकी? स्थलीय पड़ोसी देश। और रट लेना, मैपिंग करवा रहा हूं पूरी मैं, ठोस मैपिंग, इतना कोई करवाता नहीं है, ठीक है। 7 देश हैं जो स्थल के पड़ोसी हैं, जो स्थल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो नालायक देश, इसका नाम क्या है? पाकिस्तान, जो मान नहीं रहा है, इस पर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान पश्चिम में आ रहा है। कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ टच हो रहे हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर यूटी है, और लद्दाख यूटी है। एक और पड़ोसी देश है हमारा, जरा सी जगह है लद्दाख वाली, इसका नाम है अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा साझा होती है, मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं हम अफगानिस्तान के साथ। सबसे कम सीमा साझा अफगानिस्तान के साथ ही होती है, यहाँ पर तालिबान का शासन अभी चल रहा है। फिर आता है चीन। चीन की सीमा सर्वाधिक नहीं है, परंतु सेकंड नंबर पे है। और चीन की सीमा हम 3 जगह से साझा करते हैं। देखो भैया, लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, बीच में नेपाल आ गया तो ब्रेक हो गई सीमा। फिर सिक्किम वाली जगह, सिक्किम वाली जगह से हमने फिर चीन से टच कर दिया। फिर नॉर्थ ईस्ट में चले गए तो यहाँ पर आ गया अरुणाचल प्रदेश। तो चीन से हम 3 अलग अलग जगह से कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं, अरुणाचल से, सिक्किम से और उत्तर वाले क्षेत्र से, ठीक है। फिर आता है नेपाल। ये देखो नेपाल, ये रही नेपाल की सीमा। ये नेपाल 1 2 3 चौथा पड़ोसी देश है। कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, और कुछ मात्रा में कहां पर है? पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम बंगाल की लोकेशन याद रखना, पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है। फिर आता है भूटान, ये रहा भूटान। सिक्किम, थोड़ा देखो, वेस्ट बंगाल की सीमा भूटान से टच हो रही है। उसके बाद में असम, तो यहाँ पर क्या रहा है? अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान हो गया एक पड़ोसी देश। बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो आपको, साउथ ईस्ट में चले जाओगे तो यहाँ पर है म्यांमार। म्यांमार 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, मैंने तो 7 नाम लिया था, 7वां नाम है बांग्लादेश। और यही बांग्लादेश की भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा होती है। अगर आपको डेटा याद रखना है तो जो डेटा यहाँ पर इस क्षेत्र में दिया गया है, इसको अंतिम सत्य मत मानना, जो मैंने बता रहा हूं उसको अंतिम सत्य मानना। 4096 किलोमीटर की ये लगभग पूरी साझी सीमा मानी जाती है। और बांग्लादेश बांग्लादेश ओवरऑल फर्स्ट नंबर पे है, और अफगानिस्तान लास्ट नंबर पे है स्थलीय पड़ोसी देशों के अंदर में, ठीक है। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुमने इन क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो ये मैपिंग वाला पोर्शन हो जाएगा फिनिश। कुछ क्वेश्चन का आंसर देना। क्या? बताओ भारत का एक प्रमुख ऐसा यूटी जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। बताओ, ये आपके सामने बोर्ड पर मानचित्र बना हुआ है, इंडिया का मैप है। बताओ कौन है ऐसा यूटी जो 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो जरा देखो, ये कौन है भैया? आपका लद्दाख यूटी। अब लद्दाख यूटी देखो कहां कहां से सीमा साझा कर रहा है। इधर पे आ गया चीन, इधर पे कौन आ गया? पाकिस्तान, और इधर कौन आ गया? अफगानिस्तान। तो 3 देशों के साथ में लद्दाख यूटी ने अपनी सीमा साझा करी, याद रखना। ऐसे ही 3 राज्य और हैं, स्टेट हैं, जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। क्या ढूंढ सकते हो तुम लोग? ढूंढ के दिखाओ। एक तो देखने मिल जाएगा, देखो यहां पर एक देखने मिल जाएगा, सिक्किम, नेपाल से, भूटान से, और उत्तर में कौन है? चीन से। 3 देशों के साथ सीमा साझा करी। एक है कौन? ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने भूटान के साथ, नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करी। और एक और अंतिम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने भूटान के साथ, पश्चिम में देखो भूटान है यहाँ पर, उत्तर में कौन है? चीन, और इधर कौन है? म्यांमार। तो याद रखना कौन कौन से कहानी थे। तो पहली कहानी आपको देखने मिल गई है, कौन सी? जल्दी से बताओ। सिक्किम की, वेस्ट बंगाल की और अरुणाचल प्रदेश की। ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, 3 राज्य। इसी को कहते हैं डेप्थ मैपिंग। जब आप इन मैप को ध्यान रख लोगे तो जब भी कोई क्वेश्चन निकल के आएगा तुम गलती नहीं करने वाले हो, जो कि अभी तक मैं बता रहा हूं, ठीक है।
अगर अपन ये भारत के अंदर में भी थोड़ा सा यहाँ पर सुधार कर लो, ये भारत का ही चित्र है। सर भारत कहाँ स्टैंड करता है? तो आंसर है भारत एशिया के अंदर में विद्यमान है। और एशिया का कौन सा पोर्शन है? दक्षिण वाला पोर्शन है, मतलब भारत दक्षिण एशिया के अंदर में आता है। तो दक्षिण एशिया के कुछ देश, याद रखना ये बहुत जरूरी बात याद आ गई है, दिमाग में बता रहा हूँ। दक्षिण एशिया के 8 जो देश हैं उनको मिलाकर एक संगठन भी बनाया गया है, इसका नाम है सार्क। क्या नाम है इसका? सार्क। क्या आपको पता है नाम? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भैया नाम। क्या तुम लोगों ने कभी सार्क, फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसमें 8 देश कौन कौन शामिल है? तो एक है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को बाद में शामिल किया, चाइना नहीं है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार नहीं है, श्रीलंका है और मालदीव है। ये 8 देशों को मिलाकर 1985 में, कब? 1985 में एक संगठन की स्थापना की गई। इसकी राजधानी, इसकी सारा मुख्यालय कहां पर है? सार्क का काठमांडू में है। कि भैया आसपास के क्षेत्रीय विकास के लिए हम इस संगठन को बनाते हैं, इसका एक मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, इस वाली जगह पर तो ये वही वाली बातें जो मैंने आपको बताई है इस वाली जगह पर लिखा था, मैंने तो बहुत डेप्थ में बता दिया। एक चीज और अगर याद रख सको तो याद रखना, मैं एक लास्ट बात बता रहा हूं भारत को। दो एक क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं फिर आंसर बताना। लैंड लॉक्ड कंट्री, एक कॉन्सेप्ट सुन लो, लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड मतलब भू, लॉक्ड मतलब आबद्ध, कंट्री मतलब देश। सर ये क्या होता है? कोई भी एक ऐसा देश जो चारों ओर से किसी स्थल से घिरा हो, उसकी सीमा समुद्र के साथ साझा नहीं होती है। कोई समुद्र को टच ना करे कोई भी देश, तो उसको अपन लैंडलॉक कंट्री कहेंगे। जैसे कि कौन? देखो नेपाल, ये नेपाल क्या समुद्र के साथ सीमा साझा कर रहा है? नहीं कर रहा, ये लैंडलॉक कंट्री होगा। भूटान समुद्र के साथ सीमा साझा कर रहा है? नहीं कर रहा है, लैंडलॉक कंट्री होगा? होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, लॉजिक को ध्यान सुनना। जो समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करे तो ये भी लैंडलॉक कंट्री है, ये भी सीमा साझा नहीं कर रहा, लैंडलॉक कंट्री है। बांग्लादेश को जरा देखो, बांग्लादेश को, बंगाल की खाड़ी टच हो रही है, अर्थात ये लैंडलॉक नहीं, नॉन लैंडलॉक कंट्री है, गैर भू आबद्ध देश है। लॉजिक समझ में आ गया? हमें बाकी से मतलब नहीं, हमें भारत से मतलब है। बताओ भैया, भारत एक स्थल आबद्ध देश है कि गैर स्थल आबद्ध देश है? बताइए जरा भारत के बारे में। तो भारत के बारे में जब आप जानते हो तो भारत को तो आप तुम प्रायद्वीप कहते हो। प्रायद्वीप मतलब 3 जगह से जल से घिरा हुआ। यहां पर क्या है? अरब सागर है, यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, नीचे क्या है? हिंद महासागर है। भैया 3 जगह से पानी से घिरे हुए हो, तुम क्या लैंडलॉक्ड कहलाओगे? नहीं। भारत दक्षिण एशिया का एक गैर भू आबद्ध देश, नॉन लैंडलॉक्ड कंट्री माना जाता है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आया था, इस कारण से मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ सारा मामला कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मामला? चलिए आगे कहानी समझ में कोनो दिक्कत है इस वाली जगह पर? एक अंतिम बात बता के मामला खत्म करता हूं। जैसे मैंने आपको स्थलीय पड़ोसी देश दिखाए, आपको बोर्ड पर देखना है और आपको बताना है कि सर हमारे पास में क्या जलीय पड़ोसी देश भी हैं और उनकी संख्या कितनी होगी, वो कौन कौन होगा। स्थलीय पड़ोसी देश की संख्या कितनी थी भैया? 7। जलीय पड़ोसी देशों की संख्या अपन देखते हैं जो जल के साथ में संबंधित हैं, जरा ध्यान से देखना। इधर पे देखते हैं अपन, है ना? क्या पाकिस्तान जलीय पड़ोसी देश होगा? हाँ, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, 3 नाम हाईलाइट कर लो। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा भी साझा कर रहे हैं और जरा ध्यान से देखो ये जलीय सीमा भी साझा कर रहे हैं। तो ये 3 देश ऐसे हैं जो भारत का स्थल और जल दोनों सीमा साझा करते हैं। मैपिंग का बहुत जरूरी क्वेश्चन है। सर अगर अपन जलीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान का नाम आएगा ही आएगा। यहाँ पर इस वाली जगह पर ये लक्षद्वीप के नीचे है मालदीव। मालदीव हमारा जलीय पड़ोसी देश है जो जलीय सीमा के अंदर में आता है। श्रीलंका तीसरा जलीय पड़ोसी देश है।
फिर बता दिया है मैंने, बांग्लादेश भी जलीय पड़ोसी देश तो है, म्यांमार भी जलीय पड़ोसी देश तो है। साथ ही साथ जब आप थोड़ा सा साउथ ईस्ट में आते हैं तो यहाँ पर आपको इंडोनेशिया और थाईलैंड भी देखने मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, थाईलैंड और इंडोनेशिया, इनको भी भारत का जलीय पड़ोसी देश माना जाता है। मतलब 7 जलीय पड़ोसी देश हैं, 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं, और 3 ऐसे देश हैं जो दोनों सीमा को क्या कर रहे हैं भैया, साझा कर रहे हैं। अब आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानने के लिए मैंने हर प्रकार की सीमा के बारे में आपको बता दिया कि आप जानकर थोड़ा आपको क्या मिल जाए, चैन मिल जाए, सुखिता हो जाए। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने अंतिम सेगमेंट पे। उसके बाद में सेशन बाइंड अप कर दूंगा। सभी लोग अगर पूरी तरह से एक बार में नहीं देख पाए हैं तो बेहतरीन पोस्ट करके चाय पी लो, चाय पीने के बाद फिर सुनना चालू कर दो, गेप मत मारना, दिक्कत हो जाएगी तुमको। ठीक है, भारत के आसपास है ना कई सारी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, और इन इंटरनेशनल बॉर्डर्स में मैं कम से कम 3 से 4 नाम आज की क्लास में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट सेशन में और भी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। पहले अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले भारत और पाकिस्तान की तरफ में आपको देखने मिल रही है लाल कलर की रेखा। सर इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। समय है 1947 का, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना है, क्योंकि पहले वास्तव में पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश भारत के अंदर में दोनों शामिल थे। तो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ को बुलाया गया, सर रेड क्लिफ को बुलाया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा खींचो दोनों की जगह को इधर उधर करने के लिए, और उसने ये जगह खींच दी। याद रखना, रेड क्लिफ रेखा वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच में थी ही थी, उस समय पर ये बांग्लादेश और भारत के बीच में भी खींची गई थी। ऐसा क्यों सर? क्योंकि उस समय पर बांग्लादेश का 1947 में अस्तित्व ही नहीं था, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जा रहा था। किसको? बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता। रेड क्लिफ रेखा दोनों जगह पर थी। और रेड क्लिफ रेखा की सबसे बेकार बात ये बताई जाती है कि इस रेड क्लिफ नाम के बंदे ने इतना गलत किया कि इसने दो बड़े बड़े प्रांतों का दो देशों में विभाजन कर दिया। कौन कौन से प्रांत थे? एक था पश्चिम में पंजाब प्रांत और दूसरा था बंगाल प्रांत। जैसे को ध्यान से देखो, यहां पर है पूरा पंजाब प्रांत, बीच में से इसने क्या कर दी, रेखा खींच दी। छोटा हिस्सा हिस्सा भारत में आता है और पंजाब का बड़ा सा हिस्सा कहां पर आता है? पाकिस्तान में चले गया। वैसे ही ये पूरा बंगाल था और बंगाल का पूरा अधिकांश बड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में दे दिया, जो बांग्लादेश बना 1971 में। और जो छोटा सा हिस्सा बचा इसी को हम पश्चिम बंगाल के रूप में जानते हैं। आप बार बार क्वेश्चन पूछते होगे सर ये तो भारत के पूर्व में है, फिर भी इसको पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पश्चिम बंगाल बंगाल प्रांत के पश्चिम में था जो भारत के पास आया है, इसी कारण इसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, जबकि भारत के पूर्व में है। ये भी ध्यान रखना। तो रेड क्लिफ रेखा का संबंध भारत और पाकिस्तान के साथ था, याद रख ली। एक और रेखा यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो मैं बना रहा हूं इसको नाम है डूरंड रेखा। क्या नाम है इसका? डूरंड रेखा। बड़ी यू की मात्रा लगा दो। ये भी 1893 के आसपास में, मतलब ब्रिटिश काल के अंदर में ही, 19वीं सदी के अंदर में ही, 19वीं सदी के अंदर में ही बनाई गई थी। अंग्रेजों ने ही बनाई, ब्रिटिश काल में ही बनाई। किसके बीच में? जरा ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो पोर्शन था ये पूरा पहले ब्रिटिश भारत था, ये भारत का हिस्सा था। ये क्या है? अफगानिस्तान। तो उस समय पर अफगानिस्तान और ब्रिटिश लोगों के बीच में भी कुछ युद्ध होते थे, तो सीमा का निर्धारण करने के लिए उन्होंने एक रेखा खींची, इसका नाम पड़ गया डूरंड रेखा। तो ये भैया अफगानिस्तान और भारत के बीच में खींची गई थी, परंतु अब तो भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। तो जरा देखो, भारत के साथ में तो सीधा कनेक्शन है ही नहीं, छोटा सा कनेक्शन देखने मिल जाएगा। अब ये मेन रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का बंटवारा करती है, और दोनों देशों के मध्य विवादास्पद है। बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, अंतिम कहानी जब आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे, इधर इस तरफ जाओगे, कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक रेखा खींची हुई मिलेगी जिसका नाम है मैकमोहन रेखा।
जरा ध्यान से देखो, ये जो मैं खींच रहा हूं ना, इसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। इसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। ये 1914 में खींची गई थी शिमला सम्मेलन के माध्यम से। शिमला सम्मेलन के माध्यम से अंग्रेजों ने खींची। किसके बीच में? क्योंकि चीन बोलता है ये अरुणाचल प्रदेश जो है, हमारा जो राज्य है ना अरुणाचल प्रदेश, अंग्रेजों के समय से ही कह रहा है अरुणाचल प्रदेश तो हमारा ही हिस्सा है। चीन बोलता है तिब्बत ही हमारा, तिब्बत का हिस्सा है। तो अंग्रेजों ने बोला नहीं भैया नहीं, स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, एक रेखा बना देते हैं मैकमोहन, इससे ऊपर का भाग चीन है, इससे नीचे का भाग अरुणाचल भारत के हिस्से में आएगा। तो मैकमोहन जो वर्तमान में है वो चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश के मध्य में खींचा गया स्थान है। ठीक है, मतलब आपके सामने मैंने कई सारे नाम बताए, कौन कौन से? एक हो गई रेडक्लिफ रेखा, एक हो गई कौन सी रेखा? रेडक्लिफ रेखा, एक हो गई डुरंड रेखा, एक हो गई मैकमोहन रेखा। जब 1971 में बांग्लादेश, बधाई हो बांग्लादेश हुआ है, हो गया, तो जो ये रेखा बनती है इसको कई सारी जगह पर माना जाता है, इसको शून्य रेखा या जीरो लाइन कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन निकल के आया ना, ये आधिकारिक नहीं है कि जीरो रेखा भारत और किसके बीच में है, तो याद रखना बांग्लादेश के साथ में अवस्थित है। तो ये कई सारी रेखाएं आपको देखने मिली। अंतिम बात, 5 मिनट का ध्यान और लगाना, एक बोर्ड पे फोटो दिखा रहा हूं तो क्लैरिटी आ जाएगी, फिर उसके बाद अपन चीजों को समाप्त करते हैं। ठीक है, ये जरा देखो, ये रही मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा ये भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है और ये चीन, इन दोनों के बीच में खींचा गया क्षेत्र है। ठीक है, अगर अपन देखें एक और चीज, इस वाली जगह पर थोड़ा फोकस करना, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जगह है, ये पूरी लद्दाख वाली जगह है। लद्दाख का ये जो इलाका है ना, इस इलाके को कहते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं इसको? अक्साई चीन कहते हैं। इस अक्साई चिन्ह को लेकर भी दो रेखाएं खींची गई थी, जिनके बारे में बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं। एक रेखा का नाम था जॉनसन रेखा और दूसरी रेखा का नाम था मैकडोनल्ड रेखा। सर जॉनसन, ये जॉनसन और जॉनसन बेबी पाउडर वाला नहीं। क्या मैकडोनल्ड मतलब बर्गर वाला? सर नहीं, ये दोनों अलग अलग थे। ध्यान सुनना, जॉनसन लाइन प्लेस्ड अक्साई चीन अंडर इंडियन टेरिटरी। कौन सी है सर जॉनसन रेखा? मैं इधर बना देता हूं, मान के चलो ये जॉनसन रेखा है। जॉनसन रेखा अंग्रेज के समय पर खींची और बोला कि जॉनसन रेखा के जो इस तरफ होगा वो सब भारत का हिस्सा है, इधर का हिस्सा चीन का हिस्सा, इधर का हिस्सा कहाँ का हिस्सा है? चीन का। इधर का हिस्सा किसका है? भारत का। तो ये जो अक्साई चीन वाला पोर्शन है, जिसको मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, जो अक्साई चीन वाला लद्दाख का हिस्सा है, जॉनसन रेखा ने भारत के अंदर में बताया, भारत के पोर्शन में बताया। परंतु इसके ही कुछ 20-30 साल बाद एक नया बंदा आता है, इस नए बंदे का नाम था मैकडोनल्ड। अंग्रेज, देखो अंग्रेजों का काम था फूड डालो राज करो। अब इसने उल्टी बात कर दी, इसने एक नई रेखा बना दी। नई रेखा कौन सी बना दी? देखो यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं आपको, नई रेखा बना दी ये नई रेखा बना दी ये पहले वाली कौन सी थी? जॉनसन। ये कौन सी है? मैकडोनल्ड। अभी जो मैकडोनल्ड है ये बोलता है कि इस रेखा के इधर वाला भाग इंडिया और इसके इधर वाला भाग चीन। मतलब इस मैकडोनल्ड रेखा की बात माने तो अक्साई चीन विल बी द पार्ट ऑफ चाइना एंड भारत के पास से अक्साई चीन हट चुका इस मैकडोनल्ड रेखा के अनुसार। जबकि जॉनसन रेखा अच्छी थी, उसने भारत को दे दिया था। अब क्या होता है कि भारत और चीन को आप सुनते हो ना कि लड़ाई कर रहे हैं, भारत और चीन सीमा विवाद में घिरे हुए हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्या चीज हो रही है? इसीलिए हो रही है क्योंकि भारत बोलता है कि हम जॉनसन रेखा को मानेंगे क्योंकि अक्साई चीन हमारा हिस्सा है, जबकि जो चाइना है वो मैकडोनल्ड रेखा को स्वीकार करता है क्योंकि वो कहता है ये किसका पोर्शन है? चीन का पोर्शन है। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। तो इस प्रकार से अक्साई चीन को लेकर भी ये कुछ मात्रा में विवाद हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो मैं वापस रिपीट करवा रहा हूँ, कौन कौन सी रेखा बताई थी? पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा थी भैया। ठीक है, दूसरी कहानी मैकमोहन रेखा हमारे अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में थी। डुरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अवस्थित है। ठीक है, आज की मेरे को लग रहा है कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं कुछ 2-3 प्रश्न डाल देता हूं जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे। सर ये पीओके वाला इलाका कौन सा है? अक्साई चीन को सर लेकर क्यों विवाद बना रहता है? सर ये एलएसी और एलओसी दोनों अलग अलग है क्या?
सर ये सियाचिन क्या है, सर आजाद कश्मीर क्या है, इनको जानेंगे। भारत की मानक समय रेखा क्या होती है जिसके हिसाब से देश का टाइम चलता है, बड़ा मेन क्वेश्चन है ना, भारत की मानक समय रेखा कि भारत का टाइम के हिसाब से चलेगा। तो कई सारे और प्रश्न है भारत के भूगोल को जानने में, इनको जानेंगे। फिर हम भारत के मेन चीज, भारत के हिमालय पर्वत, भारत के प्रायद्वीपीय पठार, भारत के मैदान, भारत की नदियां, झील, सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो आप क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिए, जो भी डाउट है उसको कमेंट करिए, और ऐसे बने रहिए, हमारे साथ में जुड़े रहिए, ठीक है। मैं एक बार आपको वापस से शुरू से कहानी समझा देता हूँ। देखो, लगभग आपके पास में 42 पीपीटीज अपन ने अध्ययन कर लिया है। सोच के देखो भैया, हमने कहां से कहानी स्टार्ट करी थी हमने कहानी स्टार्ट करी थी, ध्यान से देखना, हमने कहानी स्टार्ट करी थी भारत के नामकरण से। आर्टिकल 1 बताया मैंने कि कैसे कैसे आर्यवर्त, जम्मू द्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया और बाकी नाम पढ़े। फिर मैंने स्थिति बताई, स्थिति में मैंने दो रेखाएं समझाई, अक्षांश और देशांतर, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, दोनों का विस्तार आपको मैप पे बता दिया है, अब रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत की सीमाओं को बताया कि 15,200 की स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा का जो अपडेशन था वो करवाया, अपडेशन क्यों हुआ सब कुछ बता दिया आपको, कहीं से आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अंकलॉज के बारे में बताया, अंकलॉज समुद्री कानून संधि इसको बोला जाता है ना, समुद्री कानूनी संधि। इसी के अंदर में 4 पोर्शन थे, प्रादेशिक क्षेत्र, दूसरा मामला क्या था, संलग्न क्षेत्र, ईईजेड, और उसके बाद में हाई सी, सारी बात बताई। फिर भारत के पड़ोसी देश, मैपिंग करवा रहा हूं मैं आपको, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य टच हो रहे हैं सब बताया। फिर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बताया, जिसमें मेक मोहन रेडक्लिफ, ये सारी बातें आती हैं। मैं मान के चल रहा हूं आज के सेशन में आपको बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा टॉपिक मैंने आपको कम समय के अंदर में समअप करने का प्रयास किया। ऐसे ही अपन एक वन शॉट वीडियो बनाते रहेंगे जिससे आप सभी का भला होता जाए और आप सभी लोग जल्दी सिलेक्शन को पास आउट करेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज के लिए अपन को इतना ही काफी है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।